बड़ी जिद्दी और जालिम चीज है ये लिखना। वो आपसे अथाह एक चुप समय मांगती है, वरना वो शुरू ही नहीं होती है, वो आपका साथ नहीं देती। तो हमारे विजुअल भी इतने, हम लेखक होते हैं, हमको हमेशा आज भी इंडिया में एक गरीब आदमी फटी बीड़ी पीता हुआ एक आदमी दिखता है, जबकि मैं इससे बड़ा चिढ़ता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेखक मर्सिडीज से भी उतरता दिख सकता है। मतलब आपको पता है, मैं एक हफ्ते तक नाचता रहा था जिस दिन मुझे पता लगा था पवन पवन नहीं दुष्यंत। लेकिन मुझे नहीं पता था ये बात। लेकिन जब मुझे पता लगा तो मैंने कहा कि ये पवन ने क्यों नहीं बताया मुझे, और मुझे क्यों नहीं पता था ये। मुझे लगता है कि आप जिस तरह से पढ़ना सीखते हैं, वैसे आप अकेले रहना सीखते हैं। ये बहुत ही बड़ा हुनर है जो आपको बहुत धीरे धीरे आता है। लॉकडाउन में खासकर लोगों को समझ में आई होगी ये बात कि अपने साथ रहना कितना कठिन है। मैं ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि क्या मैं उसे पाना चाहता हूँ। जिंदाबाद दोस्तों, आप देख रहे हैं पोशंपा की खास कड़ी मुलाकात। और आज है हमारे पास बेहद खास मेहमान जो मेरी और आपकी स्क्रीन की दूसरी खिड़की में मौजूद हैं। लेखक, अभिनेता, रंगकर्मी और फिलोसोफर मानव कौल। मानव जी, बहुत बहुत स्वागत है। प्लेजर, थैंक यू सर, पहले तो मैं आपको मुबारक देना चाहता हूँ आपकी ताज़ा तरीन 2 किताबों के लिए, जो हाल ही में ये वाली मैं पढ़ रहा हूँ अभी, बल्कि अंतिमा और चलता फिरता प्रेत। अद्भुत रचनाएं हैं। हर एक कहानी मैंने किसी रिव्यू में निर्मल वर्मा के लिए ये पढ़ा था कि हर एक कहानी एक उपन्यास का भाव आपके पास छोड़ जाती है। और खासकर चलता फिरता प्रेत की इन कहानियों के लिए तो मैं यही बात कह सकता हूँ। तो इसके लिए आपको मुबारक सर। थैंक यू। शक्कर के 5 दाने की एक पंक्ति है कि जब अपना पुराना किया चुतियापा लगने लगे, तो समझो कि अक्ल आ गई। तो सर, कितना पुराना किया और कितना क्या है जो आपको नहीं नहीं ऐसा लगता है? नहीं नहीं, वो असल में पुंडलिक और राजकुमार के बीच के संवाद थे। अच्छा, वो जो आप नहीं है। हाँ, मतलब वो बहुत क्या होता है ना कि आप जिस प्रमाइस में लिख रहे होते हो और जिस प्रमाइस में जो कैरेक्टर जैसा आपको लगता है, आपको उसके भीतर से। और फिलॉसफी, जैसा कि बोर्हेस कहते हैं कि फिलॉसफी के जर्म में अगर ह्यूमर नहीं है तो उस फिलॉसफी का कोई मतलब नहीं। तो मुझे हमेशा वो ह्यूमर इतना ज्यादा सुंदर लगता है, बिकॉज अगर देखने जाएंगे तो हमारा पूरा जीना बड़ा हास्यास्पद है। मतलब ये पूरे संसार की रचना बड़ी हास्यास्पद है, और हम किसी भी चीज का मतलब नहीं निकाल रहे हैं, ये भी बड़ा हास्यास्पद है। हम एक किसी अंधेरे में लटके हुए हैं, ये भी हास्यास्पद है। और हमारे पास उसके सारे लॉजिक्स हैं, हमारे पास उसके सारा विज्ञान है, हमारे पास उसका सारा गुरुत्वाकर्षण है, फिजिक्स है। हम उसको प्रूव कर सकते हैं कि हम क्यों गिरते नहीं है, हम क्यों लटके रहते हैं, क्यों एक धुरी पे जो है पृथ्वी घूम रही है, क्यों पृथ्वी चक्कर, हमारे पास सब है, स्ट्रिंग थ्योरीज हैं, सब है। बट ऑल सेड एंड डन, हमने उसको इतना पढ़ा है कि हम बिलीव करने लगते हैं कि हाँ ये है। बट उसका कोर में मुझे मुझे बड़ी हंसी आती है कि हम एक तो इतनी सीरियसली सब चीज लेते हैं, और दूसरा हमारे पास बहुत लिमिटेड टाइम है। मतलब मेरे पास शायद 30 साल और है इस धरती पे विचरण करने के, और उसके बाद नहीं है मेरे पास टाइम। मैं जा चुका हूँ, और उसके बाद क्या होगा किसी को नहीं पता है। ऑफ कोर्स हम लोग उसके भी आंसर देना चाहते हैं, क्योंकि अगर सबको ये पता लग गया है कि इस जीवन में इसके अलावा कुछ नहीं है, तो जो है एक बड़ी विकृति आ जाएगी और सब एक दूसरे को मारने लगेंगे। बिकॉज जब किसी का अर्थ ही नहीं है तो मतलब ये मैं अमीर तू गरीब, और मैं ये वाला देश मेरा, वो वाला देश तेरा, ये वाला मोहल्ला मेरा, वो वाला मोहल्ला तेरा, ये बिल्डिंग मेरी, वो बिल्डिंग तेरी, और मैं हिंदू तू मुसलमान, तू ये तू वो, हम मतलब ये तो सारे चक्कर बड़े हास्यास्पद नहीं है। तो बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है कि जो जब आप फिलोसफी, इसलिए मुझे फिलोसफी बड़ी पसंद है, और इसलिए मैं बड़ा स्टूडेंट एक तरीके का रहा हूँ। मतलब मैं स्टूडेंट तो नहीं कहूँगा, आई जस्ट यूज्ड टू, आई रीड अ लॉट। एंड मुझे हमेशा वो एक एक भाव बड़ा अट्रैक्ट करता है, जो जिसके एकदम सतह में, बिल्कुल तल में ह्यूमर चल रहा होता है। तो इसलिए भी पुंडलिक और राजकुमार की बातें बड़ी, मुझे मुझे उसके अंदर, उस पूरी फिलोसफी के अंदर जो कि कविता के भीतर की कविता की तलाश है, बड़ी ह्यूमरस लगती है।
यूं तो जीवन भर हम छात्र रहते हैं, और ऐसे लोग जो जीवन भर छात्र रहते हैं वो जीवन भर खुश भी रहते हैं, हंसते रहते हैं। लेकिन अब जब मैं आप थोड़ा इससे डिफर करता हूँ, अच्छा, कहिए। माफी चाहता हूँ मैं इस बार डिफर करता हूँ। मतलब मुझे ये वाला हम्बल एटीट्यूड पसंद नहीं है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मतलब हम अपनी बेसिक इंस्टिंक्ट है जो कि सर्वाइवल है ना? हम्म। अगर मैं आपको भी रेगिस्तान में ही फेंक दूंगा तो योर बॉडी विल नो हाउ टू सर्वाइव, है ना? आपका बीइंग आपको पता है कैसे सर्वाइव करता है ना। उसके बाद हम लोग उसको ना बड़ी एक साज सज्जा में ढालते हैं कि नहीं, मैं तो स्टूडेंट हूँ पूरी लाइफ, मैं तो मैं सीखना चाहता हूँ। मैं ऐसा कुछ नहीं है। ये बेसिक आपका इंस्टिंक्ट है। आप मतलब मैं नहीं सीखना चाहता, आई वांट टू अनलर्न। बिकॉज ये जो लर्निंग है इसने मेरे को इतना बांध के रखा है कि जैसे कहानी कहने की एक कला है, वो भी इतनी ज्यादा बंधी हुई है कि मैं उसको तोड़ने में मुझे बहुत टाइम लगता है। हम्म। कहानी कहने के तरीके को तोड़ने में टाइम लगता है, क्योंकि वो सारी लर्निंग है। और मैं चाहता हूँ मैं पढ़ूँ, ऑफ कोर्स मैं बहुत पढ़ूँ, अलग अलग किस्म का पढ़ूँ, अलग अलग थिएटर करूँ, अलग अलग चीजें डायरेक्ट करूँ, बट जब मैं लिखने आता हूँ मैं कतई स्टूडेंट नहीं। आई वांट टू अनलर्न, आई वांट टू क्रिएट। एंड क्रिएशन में आप किसी का स्टूडेंट नहीं होते, आपका रोम रोम उस एक जगह पे जाना चाहता है जिसको हमारा मेरा पूरा जीवन मिल के क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। तो हम लोग सब एक जैसे हैं, और नहीं भी चाहोगे तब भी सीख रहे होगे। तो उसको उतना मतलब ये बेकार का जो हम हम्बल कंबल ओढ़े होते हैं कि मैं तो सीख रहा हूँ, मैं तो स्टूडेंट हूँ, ये सब मुझे लगता है बकवास। मैं इस हम्बल कंबल वाली बात को बहुत देर तक सोचूंगा। बड़ी कमाल की बात है। अच्छा, जब आप कई जगह पे कहते हैं कि बहुत खाली रहे हैं आप, मैं देखता हूँ कि आदमी फिल्में भी कर रहा है, 2 फिल्म डायरेक्ट कर चुका है, नाटक कर रहा है, नाटक लिख रहा है, किताबें लिख रहा है, बचे वक्त में पढ़ रहा है, घूम रहा है। तो ये खालीपन क्या मनोदशा है या मनोकामना है? वो कहाँ से आता है वो खालीपन? जीवन में तो यार दूर से देखने पे तो नहीं दिखता है। हाँ, मतलब असल में क्या है ना कि बिकॉज मैं कोई जॉब नहीं करता हूँ, और और ऐसा ऐसा प्रतीत होता है कि चूंकि मेरा काम बतौर एक्टर आपका काम आ रहा होता है कुछ ना कुछ जो भी आप कर रहे होते हो, लेकिन आप यकीन माने मेरे पास बहुत समय है। मेरे पास अभी भी बहुत, आज मैंने दिन भर कुछ नहीं किया। मैं बहुत लेट उठा, मैं बहुत आराम से ब्रेकफास्ट करने गया किसी खूबसूरत जगह अपने बहुत अच्छे दोस्त के साथ। मैं हम्म। वापस आया और मेरे पास कोई काम नहीं हो, मुझे हाँ कविताओं का एडिट करना है जिसको मैं सरसरी तौर पे देख रहा था, एक किताब पढ़ना है जिसको मैं सरसरी तौर पे भी देख रहा था कि हाँ इसको शुरू करते हैं, इसका कुछ पढ़ रहा था। बट उस सब में भी बहुत टाइम, और खासकर एक्टरों के पास आप यकीन मानिए बहुत खाली वक्त होता है। हम्म। क्योंकि जब हम शूटिंग पे जाते हैं तो हमारा ज्यादा टाइम वैनिटी मतलब वेटिंग में बीतता है देन परफॉर्मेंस में बीतता है। तो मैं हमेशा एक राइटर को साथ लेके जाता हूँ, और मैं सबसे ज्यादा पढ़ता हूँ जब मैं एक्टिंग कर रहा होता हूँ। हम्म। तो आपके पास बहुत खाली समय होता है। उसके बाद जो है, जो एक एक डेडिकेटेड वक्त होता है, एक राइटिंग मांगती है जो आप कुछ नहीं कर सकते उसका, क्योंकि बड़ी जिद्दी और जालिम चीज है ये लिखना। वो आपसे अथा एक चुप समय मांगती है, वरना वो शुरू ही नहीं होती है, वो आपका साथ ही नहीं देती। तो उसके लिए फिर मेरे को ट्रैवल करता हूँ मैं, जो मेरे को अभी आजकल अच्छा लगने लगा, क्योंकि मैं जब एक शहर छोड़ के जाता हूँ, मैं जब बाहर चला जाता हूँ किसी पहाड़ में कहीं, उसमें वो नए लोग दिखते हैं, नए चित्र होते हैं, नए पहाड़, नए पेड़, नए सब कुछ होता है, और आप अचानक आपका पुराना कुछ दिनों में झड़ जाता है। हम्म। और तब शायद आप एक लिखे के साथ संवाद चालू करते हैं। तो मेरा ये प्रोसेस अब एक तरीके का बन गया है कि सबके अपने अपने प्रोसेस होते हैं। कई लोग कैफे में बैठ के लिख लेते हैं, कई लोग कहीं और लिख सकते हैं। मैं मैं नहीं लिख पाता हूँ। मेरा जो लेखक व्यक्ति है वो बहुत ढीठ है, तो उसको मनाने में ही, मनोबल में ही बहुत टाइम निकल जाता है कभी कभी। मैं इस लिखने के प्रोसेस पे जरा देर में आना चाहता हूँ। पहले ये बताइए कि आपके बचपन में कविता कितनी थी, साहित्य कितना था? क्योंकि कहानियां तो बहुत हमने सुनी है, लेकिन उसमें हाँ। बहुत बहुत नहीं था असल में। दो मेरी माँ जो है वो हिंदी लिटरेचर की स्टूडेंट रही हैं, उन्होंने डबल एमए किया है हिंदी में। अच्छा। वो एक तरीके का साहित्य बहुत पढ़ती थी, और उन्होंने मुझे चंद्रकांता संतति बड़ी कम उम्र में दे दी थी हाथ में। और हम्म। मैंने चंद्रकांता देवकी नंदन खत्री को पहली बार पढ़ा और मैं मेस्मराइज था। फिर मैंने चित्रलेखा पढ़ी, जो मेरी मेरी शायद दूसरी किताब थी जीवन की, लेकिन बहुत लेट पढ़ी। करीब 16 की उम्र में शायद चित्रलेखा मैंने पढ़ी, 16-17 की उम्र। फिर भूतनाथ उतनाथ कुछ मैंने पढ़ी, क्योंकि मुझे अचानक वो अय्यारी का जो है पूरा पूरा चीजें बड़ी सुंदर लगने लगी थी। तो
लेकिन लेकिन मुझे मुझे याद नहीं है कि होशंगाबाद में मैं स्पोर्ट्स पर्सन था, तो ज्यादातर मेरी रुचि स्पोर्ट्स में रहती थी। मैं टेबल टेनिस खेलता था, बैडमिंटन खेलता था, सनी डांस क्लब चलाता था, अपने दोस्तों को ब्रेक डांस सिखाता था। फिर मैंने ब्रदर्स लाइब्रेरी खोली, गोली बिस्कुट की दुकान खोली, पता नहीं क्या क्या कर रहे थे। तो वो जो एक छोटे शहर का एक रायते वाला जीवन जीवन होता है, वैसा जिया। वो असल में थिएटर ने एक बदलाव दिया जब मैं भोपाल में थिएटर करने लगा और अचानक चेखव, ब्रेख्त जैसे नाम कान में पड़े। तो मुझे ये लगा कि पता नहीं कौन है, लेकिन ये सुनाई तो बड़े सुंदर देते हैं। चेखव बोलने में बड़ा अच्छा लगता है। तो तो मैंने कहा ये चेखव कितना सुंदर शब्द है, ब्रेख्त कितना सुंदर शब्द है, ये कौन है ये लोग। और चूंकि मैं बहुत ही ज्यादा मूर्ख किस्म का लगा था, और मूर्ख तो नहीं, नाइव कहना चाहिए, मतलब भोला तो अजीब शब्द है, लेकिन मतलब मैं ऐसा था कि मैं कुछ भी चीज सीरियसली लेता नहीं था। मुझे जो अच्छा लगता था वो करने लगता था। तो उसमें क्या हुआ कि मैंने छोटी छोटी किताबें पढ़ना चालू की, कुछ कुछ इम्प्रेस करने के लिए लड़कियों को, कुछ इम्प्रेस करने के लिए अपने दोस्तों को, कुछ इम्प्रेस अपने गुरुओं को। लेकिन मेरा मुख्य अध्ययन जो है बम्बई में शुरू हुआ। जब बम्बई में मैं चौल में रहता था और हमारे पास खाने को पैसे नहीं होते थे, तो बम्बई में हर आदमी के पास किताबें बहुत होती है। यहाँ पे कोई ना कोई अपने घरों में कुछ कुछ किताबें जरूर रखता है। तब मैंने किसी के घर से विनोद कुमार शुक्ल को उठा लिया, और तब पहली बार मेरे को विनोद कुमार शुक्ल, गोरकी, दोस्तोवस्की ये समझ में भी आया, क्योंकि मैं इतना भूखा रहता था कि मुझे गोरकी पहली बार समझ में आया कि आप भूख लिख ही नहीं सकते बिना भूखे रहे। मतलब उपवास करके भूख नहीं लिख सकते। आपको पता होना चाहिए कि नहीं खा पाना क्या होता है। तो मुझे लगता है वो वाले दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन थे और बहुत अद्भुत दिन थे, बहुत एंटरटेनिंग दिन थे। एट द सेम टाइम आप एक चौल में बैठ के मलाड में, अप्पापाड़ा में आप जो है विनोद कुमार शुक्ल पढ़ रहे थे, या दोस्तों पढ़ रहे थे, या गोरकी पढ़ रहे थे, या पहली बार कामू से आपका राब्ता हुआ था। तो वो मुझे लगता है वो वाले ऐसे दिन थे कि जो समय भी बहुत था और आप इत्मीनान से पढ़ रहे थे, किसी बिना मतलब किसी को इम्प्रेस करने के बजाय आप खुद के लिए। अब अगर लिखने पे आए कि हम देखते हैं कि कुछ कुछ पस मंजर हैं जो दोहराए जा रहे हैं। अस्पताल, पार्क, किचन, ये सब एक मीज़न सॉ या मीज़न सीन जो बनाते हैं नाटक के या फिल्म के नजरिए से और लिखने के नजरिए से भी। फिर इसमें कुछ टूल्स हैं आपके पास, सिगरेट, लैपटॉप, चाय, बियर। क्या आप जब लिख रहे होते हैं तो इसके असर के बारे में सोचते हैं? जैसा कि नाटक में तो तुरंत उसका एक बदलाव शायद आपको दिख जाएगा, उस मीज़न सीन का या उस टूल का। पर लिखने में भी एक बदलाव है, वो एक आलम है जो पाठक अपने मन में तैयार कर रहा है, जैसे-जैसे आप उसे लिखते जा रहे हैं। उसका असर लिखते समय आपके ज़हन में होता है? बड़ा अच्छा सवाल है। मतलब चूंकि ये सवाल मैंने कभी सोचा नहीं, क्योंकि मैं असल में मेरी सारी राइटिंग बड़ी इंस्टिंक्टिव राइटिंग, मतलब मैं अगर उस स्थिति और उस मौके और उस कहानी में बना हुआ हूँ, तो मुझे अगला वाक्य भी नहीं पता होता है कि क्या होगा। जब मैं पहला वाक्य लिख रहा होता है, तो वो पहला वाक्य डिक्टेट करता है कि अगला वाक्य क्या होगा। तो मैं कभी किसी भी तरह की कहानी और उपन्यास का ग्राफ नहीं तय करता। वो अपनी अब वो सारे कैरेक्टर अपना खुद नियति डिसाइड करते हैं। अब उसमें क्या होता है ना कि उसमें अगर उस वक्त मैं बियर पी रहा होता हूँ, या फिर मैं उस वक्त चाय पी रहा होता हूँ, या उस वक्त मेरे पास सॉसेजेस ज्यादा होते हैं, या उस वक्त मैं पोहा बना रहा होता हूँ, या उस वक्त, और किचन इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है खासकर अंतिमा में, क्योंकि बहुत सारा समय किचन में बीत रहा था। लॉकडाउन का समय था। तो उस सत्य को तो झुटलाया नहीं जा सकता कि किचन एक महत्वपूर्ण हो जाता है, छिपकली एक महत्वपूर्ण किरदार हो जाता है, और आपका एक एक किसी अरण्य में जाना जैसे कि हिरण एक महत्वपूर्ण किरदार हो जाता है। तो मैं बस उस मनस्थिति की ऑनेस्टी पे रहना चाहता हूँ। तो उसमें कई बार कई चीजें रिपीट होती हैं, जैसे चाय मैं बहुत पीता हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है चाय, तो चाय मैं नहीं भी चाहता हूँ तब भी चाय कहीं ना कहीं आ जाती है। तो मुझे मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं बहुत सोच के कुछ चेंज करूंगा, तो मुझे लगता है मैं किसी एक बात को ठीक नहीं कर रहा हूँ, जो जो मतलब मैं ईमानदार नहीं हूँ किसी एक बात से। तो इसलिए मैं इस बारे में सोचता नहीं हूँ कि अरे ये तो मैं लिख चुका हूँ, या मैं किचन में तो हो चुका है नहीं, या फिर बियर हो चुकी है, चाय हो चुकी है, सिगरेट हो चुकी है, ये हो चुकी है। लेकिन जैसे कई बार मैंने बीच में जब सिगरेट छोड़ी थी, तो मेरी कहानियों में सिगरेट बहुत आती थी। तो मैंने कहा ये शायद मैं सिगरेट मिस कर रहा हूँ, इसलिए मैं कहानियों में हर पात्र सिगरेट पी रहा होता है, जबकि मैं सिगरेट छोड़ चुका था उस पर्टिकुलर टाइम पे।
तो ये बड़ा असल में कहानियां मैंने कभी छापने के लिए लिखी नहीं, तो मुझे कहानी का संसार पता नहीं होता, क्योंकि जैसे जो मेरी पहली किताब शायद 2016 में आई थी। लेकिन मेरी जो कहानियां थी वो 2002 से लिखी पड़ी है मेरे पास, 2001 2002 से मैंने कहानियां लिखा जाए। लेकिन क्योंकि वो छापने के उद्देश्य से नहीं लिखी थी, तो मैं बड़ा मुक्त लिखता था, और मुझे थैंक गॉड मैं मुक्त लिखता रहा बहुत समय तक। तो मुझे वो एक अपनी राइटिंग का एक सुर मुझे पता है कि मुझे लगता है कि अगर यहाँ लिख रहा हूँ तो मजा आता है, थोड़ा सा भी मैं अगर कोशिश करता हूँ कि नहीं ऐसा लिखा जाए, तो मैं लिख ही नहीं पाता हूँ। मैं तो ऐसी कई अधूरी कहानियां पड़ी हुई है मेरे लैपटॉप में, और कई अधूरे नाटक पड़े हुए हैं लैपटॉप में, जो मैंने कभी पूरे नहीं किए। लिखने की प्रक्रिया तो बड़ी सुंदर, मैं अभी तक अज्यूम कर रहा था, और अंतिमा को पढ़ के जो समझ में आ रहा था वो यही था कि कोई मुद्दा नहीं होता है, कोई कोई बात नहीं बतानी है, कोई समाज नहीं बदलना है, किरदार है, किरदार मिल गया, दिलचस्प है, आपके आसपास है, उसको देख के उसको जो उससे एहसासात निकल रहे हैं, फूट रहे हैं, वो आप दर्ज करना चाहते हैं कहीं ना कहीं, और या फिर स्मृतियां हैं, और लिखते चलते हैं। शायद अंत भी आपके पास नहीं होता होगा, ऐसा देखने वाले को लगता है। कभी नहीं होता। हाँ, लेकिन फिर मैं देखता हूँ कि नाटक का जो संसार है, इसी के साथ एक कॉम्प्लीमेंट भी मैं जरूर करना चाहूंगा कि जो नाटक का संसार है उसमें एक्सपेरिमेंट का इतना स्कोप है, लेकिन कम से कम हिंदुस्तान में मुझे उसका बड़ा अभाव नजर आता है लिखे हुए नाटकों में। जो करते हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, वो जरूर कुछ ना कुछ अपना उसमें डालते हैं, लेकिन बहुत अभाव उसमें लिखे हुए में कि इससे आगे क्या, एक सेट और सेट डिजाइन से आगे क्या, कि एक्टर को चैलेंज भी हो वगैरह। वो आपके नाटकों में बहुत मतलब भरपूर मिलता है, एक नाटक दूसरे से बिल्कुल अलग, जहाँ एक रेड पेंसिल आ जाती है, जो अगर आपकी कहानी की माने तो उधार का नाटक है, कोरियन साउथ कोरियन बच्चों के उपन्यासकार से। फिर एक रेड स्पैरो आ जाता है, जिसमें ये सब किरदार आपके जो फेवरेट राइटर्स हैं, तो मैं बड़ा खुश होता हूँ आपके नाटक पढ़ के। लेकिन बड़ा नाटकों का जो लिखने की प्रक्रिया है, वो क्या उपन्यास, कहानी, कविता से अलग है? बिल्कुल भी नहीं। मैं नाटक भी बिल्कुल वैसे लिखता हूँ जैसे मैं उपन्यास लिखता हूँ। जैसे मैं नाटक में मुझे कुछ नहीं पता होता, मुझे वो संसार में घुसना। जैसे असल में क्या होता है ना कि जब आप कोई नाटक देखने जाए और आपको 10 मिनट के बाद नाटक का अंत पता लग जाए, हम्म नाटक के 10 मिनट के चलते, और आपको पता लगे कि ये तो उस तरफ जा रहा है और ये वहीं जाएगा, हम्म तो आप कैसे उस 1.5 घंटे के नाटक को देखोगे, क्योंकि हम्म आपको सब कुछ पता है आगे क्या होने वाला है। और मैं हमेशा उन नाटकों से कोफ्त रही है मुझे। हम्म मुझे लगता है कि मुझे नहीं पता क्या होना चाहिए, नाटक क्या है मुझे भी नहीं पता, मैंने कहीं सीखा नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया। तो मैं चाहता था कि नाटक में कुछ भी हो सकता है। मैं अगर बोलता हूँ कि ये तो जैसे विनोद कुमार शुक्ल अगर का नाम अगर जैसे रोटी ना खिलाओ तो वो गिर जाता था जी है, तो वो है उनका नाम, एंड वो करेक्ट है। एंड मुझे बहुत मजा आता है इस बात पे। तो इसलिए जब मैं नाटक लिखता हूँ तो मुझे खुद नहीं पता होता क्या होने वाला है। जैसे कई नाटक हैं मेरे जो अधूरे पड़े हैं, वो सर इसलिए अधूरे पड़े हैं क्योंकि उनका अंत मुझे पता लग गया था लिखते समय। मैं कहा नहीं, तो मैं बोर हो जाऊंगा लिखने में, तो मैंने उसको लिखा ही नहीं। जब तक मुझे नहीं पता है तब तक संसार अधूरा, क्योंकि लिखने की प्रक्रिया का मजा लिखते वक्त है। लिखने की प्रक्रिया का मजा तब नहीं है जब कोई और पढ़े उसे। तो मैं थोड़ा सेल्फिश आदमी हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि अगर मैं लिख रहा हूँ तो मुझे ज्यादा मजा आए हम्म बनस्पत जो पढ़े वो उसको उसका मजा है, उसका मजा मेरा मजे में बहुत अंतर है। लेकिन मेरा मजा ही उसमें है कि मैं जब लिख रहा हूँ तो अचानक मुझे लगे कि अरे आगे क्या होने वाला है, और मेरी नींदें उड़ जाए। मैं बाहर वॉक कर रहा हूँ तो मेरे दिमाग में ऐसा रहे कि नहीं वो उसका क्या, वो क्यों लिखा मैंने। जैसे मुझे एक बस आप जिन्होंने अंतिमा पढ़ी है उसके लिए बताना चाहूंगा कि बड़ी शुरुआती उसमें एक हरे धागे का जिक्र आता है हम्म। कि वो एक है वहां तो हरा हरा धागा धागा बांध छुआ। बांध के आई है हाँ, तो वो अंतिमा। हरा धागा का जिक्र बहुत ही शुरुआती पन्ने में आता है। आप यकीन नहीं करेंगे, जब तक हरे धागे की कहानी नहीं मिली थी तब तक मैं सिर्फ इस बात को लेकर परेशान था मैंने लिखा क्यों हरा धागा, ये हरा धागा है क्या, और क्यों नहीं मुझे मिल रहा है, और कौन है ये हरा धागा। और मैं इनफैक्ट मैं बीच बीच में कुछ अंश उन्होंने भी पढ़े थे, मेरे पब्लिशर ने, उन्होंने मुझसे बोला कि ये हरा धागा क्या है, आपने कुछ लिख पता है क्या आपको। मैंने कहा काश मुझे पता होता, मेरी नींदें उड़ी हुई है। ये कौन है हरा धागा, मैं बार बार हरा धागा क्यों आता है, बार बार सबके हाथों में हरा धागा क्यों दिख रहा है, और मैं लिख नहीं पा रहा था। और तो वो क्या है ना, वो संसार जितना हरे धागा पढ़ने वाले के लिए इंटरेस्टिंग होगा शायद, उससे कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग वो मेरे लिए था, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था हरा धागा क्या है।
जब तक कि मुझे वो दरगाह नहीं दिखी, जब तक कि मुझे वो प्रेम नहीं दिखा दुष्यंत और रोहित का, तब तक मुझे पता नहीं था रहा था आगे। यहाँ तो मैं जीत गया हूँ। जिनके साथ मैंने वो पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया, उससे पहले दीवार में एक खिड़की पड़ी थी, तो उनको मैं कहता था कि कोई नोट्स या कुछ ऐसा अंत वंत नहीं होता होगा इनके पास, ये वैसे ही लिखते होंगे कि बस चल रहा है चल रहा है चल रहा है। और विनोद कुमार शुक्ल के बारे में तो नहीं कह सकते, पर आपके बारे में तो ये बात सच सिद्ध हो गई है। और वाकई में क्योंकि आपको मजा आ रहा है, क्योंकि आपको नहीं पता है, और क्योंकि आप अंत की जल्दी में नहीं है, इसलिए पढ़ने वाला भी अंत की जल्दी में नहीं रहता। वो उसी वक्त उसी क्षण में मजे लेने लगता है, हाँ उसका लेकिन रस लेने लगता मतलब आपको पता है, मैं एक हफ्ते तक नाचता रहा था जिस दिन मुझे पता लगा था पवन पवन नहीं दुष्यंत। है। लेकिन मुझे नहीं पता था ये बात। लेकिन जब मुझे पता लगा तो मैंने कहा कि ये पवन ने क्यों नहीं बताया मुझे, और मुझे क्यों नहीं पता था ये, और आपको पता भी नहीं मेरा एक्साइटमेंट कितना ज्यादा था। और मैं खुश था कि ये पता नहीं क्यों है, ये नहीं है पवन, ये दुष्यंत है। और तो बहुत मतलब आप समझ सकते हैं कि मेरा 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 लिखना मेरे लिए बहुत एंटरटेनिंग है व्हाइल आई एम राइटिंग। और लिखने के बाद वो उसका मेरे मेरे से कोई संबंध नहीं रहेगा। मानव जी, ये जो एकांत है, जो बड़ा एक रोमांटिसाइज्ड भी शब्द है, और आपने भी अभी भी जिक्र किया कि ये एकांत है और ये मांगती है, लेखन जो है वो ये चीज मांगती है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि इस संसार में बहुत सारे ऐसे लेखक भी हैं जो 300-300 किताबें लिख के बैठे हैं, जो हाँ बिल्कुल। इतने सारे हाँ, उपन्यास हैं, इतना सारा काम है, और मुझे नहीं लगता कि वो बिल्कुल ही एकांत में, या फिर वो ढूंढ के मांग के उस एकांत को, या घूम फिर के, वो नहीं शायद वो काम करते होंगे। जबकि ऐसे लेखक बहुत जगह पे कह भी चुके हैं कि हमारा तो लिखना काम है, मजदूरी है, हमें पैसा इसी से आता है। और वहां आपका इनसे फर्क जरूर आ जाता है। लेकिन फिर भी मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इस एकांत की जरूरत क्या है। मेरे ख्याल से ये उस पर भी डिपेंड करता है कि आपको किस किस्म की राइटिंग पसंद है। जैसे मुझे जिस किस्म की राइटिंग पसंद है, चाहे वो सॉल बेलो हो, चाहे वो मतलब अभी कंटेम्प्रेरी राइटर जो मैं पोस्ट करता रहता हूँ इंस्टाग्राम पे, वो सारे राइटर अथाह चुप्पी के समय में लिखते हैं। और मुझे ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है कि अम, आप अंत में जो पढ़ रहे होते हो वैसा लिखना चाहते हो। जैसे आप अगर आप निर्मल वर्मा की भी राइटिंग देखें, अगर आप उनकी धुन से उठती धुन देखें, उनके एकांत का अंत नहीं, हम्म। वो इतने एकांत में विचरते हैं। जैसे कि सबसे बड़ा ट्रैवलर जो मुझे लगते हैं एंथनी बोर्डेन, जिनकी जो लगते हैं, एंथनी बोर्डेन ने एक सबसे सुंदर बात लिखी है कि कि ट्रैवलिंग इजी नहीं है, ट्रैवलिंग बहुत कठिन है। अकेला रहना इजी नहीं है, अकेला रहना बहुत कठिन है, अकेला रहना बहुत कुछ मांगता है आपसे। तो मुझे लगता है कि हम जिस अकेलेपन को रोमांटिसाइज करते हैं, मैं उसको रोमांटिसाइज कतई नहीं करता। मुझे लगता है कि आप जिस तरह से पढ़ना सीखते हैं, वैसे आप अकेले रहना सीखते हैं। ये बहुत ही बड़ा हुनर है जो आपको बहुत धीरे धीरे आता है। लॉकडाउन में खासकर लोगों को समझ में आई होगी ये बात कि अपने साथ रहना कितना कठिन है। और कई लोगों के लिए सेलिब्रेटरी था, क्योंकि उनको अपने साथ रहना अच्छा लगता है। तो मुझे लगता है ये एक हुनर है। और ऐसा नहीं है कि सबको आना चाहिए। भाई किसी को कुछ अच्छा लगता है, जैसे मेरी माँ है उनको सोशल लाइफ अच्छी लगती है, मेरा भाई है वो अलग तरीके की लाइफ अच्छी लगती है ना। तो हम अलग अलग तरीके के लोग हैं, इसलिए अद्भुत हैं। एक जैसे होने की जरूरत नहीं, और इसलिए अलग तरीके की राइटिंग भी है। एक तरीके की राइटिंग की जरूरत है नहीं इस तरह। लेकिन मुझे उसी तरीके की राइटिंग पसंद है, और इसलिए मैं उस उस एक चुप्पी को खोज रहा होता हूँ जिसमें लिखते वक्त मैं सरप्राइज हो जाऊँ कि ये मैंने नहीं सोचा था। अदरवाइज मैं वही नहीं लिखना चाहता हूँ जो मैं लिख चुका हूँ। तो ये बतौर लेखक, बतौर कलाकार, बतौर फलसफी, कभी बेबसी महसूस होती है समाज को लेके, अपने आसपास को लेके? यार वो तो हमारा बहुत बड़ा अंग है। जैसे जैसे जब आई थिंक अंतिमा में भी एक कैरेक्टर है जो मेरे फादर की देखभाल करता है। और सलीम को जब आप उससे एक सुनते हैं। संवाद, सलीम, तो सलीम और जो उसके रोहित के संवाद है, और जो एक अफ्रीकन अमेरिकन की जो डेथ होती है, या एक हाथी का जब आप मरते हुए देखते हो, वो सब चीज आपके लेखन में आ जाती है, और उसका सबके असर आपके उसमें दिखते हैं। लेकिन चूंकि मेरा एक बहुत छोटा संसार है, मैं एक बड़े, हम सब अपने अपने कूप में रहते हैं, मैं भी एक कूप में रहता हूँ और संसार, अ, मैं
मैं इसके नृत्य में और मजा रखना चाहता हूँ, तो मैं कई बार सोशल मीडिया से चला जाता हूँ, कई बार मैं न्यूज तो खैर पढ़ता नहीं कभी ना, मैंने देखता हूँ, मैंने अखबार पढ़े करीब 20 एक साल हो चुके हैं, तो मैं क्योंकि मेरे के लिए इन्फॉर्मेशन का कोई, मेरे को पता नहीं मैं क्या करूँ इन्फॉर्मेशन का, और इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं नहीं चाहिए के बावजूद इतनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास आती है। हाँ। तो मैं फिक्शन लिखता हूँ, फिक्शन वर्ल्ड में रहना चाहता हूँ, और जो चीज हम मुझसे बनती है, मैं यूथ और यंग लोगों से बहुत बातें करता हूँ। मैं हमेशा लोगों को घूमने, पढ़ने और नए लोगों से मिलने पे जोर देता हूँ, क्योंकि उससे बड़ी कोई टीचिंग नहीं है। आपको पता लगता है कि हम सब कितने घटिया तरीके से एक जैसे हैं, और कितना एक जैसा सोचते हैं, और कितना एक जैसा खून है हम सबका, और कितना एक जैसा हम लोग जीते हैं, कि हम मैं मानव हूँ और कोई दुष्यंत है, कोई रोहित है, कोई राकेश है, इसका कोई मतलब नहीं। ये एक कॉन्ट्रडिक्शन दिख रही है मुझे, जहां आप बार बार कहते हैं कि हम एक जैसे हैं, और कहीं कहीं आप कहते हैं कि हम सब बहुत अलग हैं। तो ये एक जैसे हम कैसे हैं और अलग अलग कैसे हैं, अगर इस पे कुछ। मतलब मेरे ख्याल से एक जैसे अलग इसलिए भी है, जैसे जैसे एक तरीके की कविता अगर आती है, तो हम्म, यूनानी मछली सबको वो अलग अलग तरीके से छूती है, लेकिन वो बहुत सुंदर तरीके से जो है असर करती है सब पे, और हम्म, हमको पता लगता है कि ये वाले भाव हम सबके अंदर बड़े एक जैसे हैं। तो मैं मूल भाव की बात कर रहा हूँ, जैसे कि हमको जो चीजें अच्छी लगती हैं, जो चीजें बुरी लगती हैं, जो चीजें वो लगती हैं, ये हम बिल्कुल एक जैसे हैं। उसके उसके भाव में, जहां तक व्यक्ति का सवाल है, जिस तरीके से हम जीते हैं, जो चीजें हमें अच्छी लगती हैं, और जो चीज हम करना चाहते हैं और जो हम नहीं करना चाहते हैं, या कोई रिलीजियस आदमी है जो प्रैक्टिस करना चाहता है, मैं एथिस्ट आदमी हूँ, मैं नहीं करता हूँ, मेरे कोई कहानी लगती है, उसको कहानी नहीं, उसको कहानी ज्यादा चीज लगती है, इस मायने में हम अपनी प्रैक्टिस में अलग अलग लोग हैं। तो क्या होता है ना कि वो विविधता जो है वो बहुत सुंदर, विविधता होनी चाहिए, नहीं तो हम हर हर आदमी एक जैसा होगा, कितना बोरिंग है, एक ही रंग का सब कुछ होगा, कितना बोरिंग है। अम, लेकिन हम अपने भाव में, हम अगर जो चीज तुमको बुरी लगती है वो मुझे भी बुरी लगती है, हम्म, हम जो चीज तुमको अच्छी लगती है, मुझे हारना तुमको भी अच्छा नहीं लगता, मुझे भी नहीं अच्छा लगता, जीतना तुमको अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है। आपके माँ बाप, आप जितना प्रेम अपने माँ पे, तभी तो हम माँ पे कोई कविता लिखते हैं, हर जगह वर्क करती है। मैं हम्म। गाँव शब्द लिखता हूँ, सबके दिमाग में गाँव है, जो भले ही गाँव में ना रहा हो कभी, लेकिन उसको पता है गाँव। तो हमारे विजुअल भी इतने, हम लेखक होते हैं, हमको हमेशा आज भी इंडिया में एक गरीब आदमी फटी बीड़ी पीता हुआ एक आदमी दिखता है, जबकि मैं इससे बड़ा चिढ़ता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेखक लेखक मर्सिडीज से भी उतरता दिख सकता है, लेकिन वो हमारी इमेजेस है दिमाग, तो कुछ इमेजेस में बदलना चाहता हूँ। तो ये अच्छा होना, बुरा होना सबके अंदर से आता है, ऐसा आप मानते हैं? कि ये बिल्कुल, अच्छा। मतलब हम सबके अंदर सब कुछ है। ठीक है। अब जहां आप अ, जहां आप अपना निज जो है एकदम लेखन में उतार के रख देते हैं, और पढ़ने वाले को बहुत अच्छा भी लगता है, लेकिन वहां आप जरा से बेपर्दा हो जाते हैं, कुछ एक वल्नरेबल हो जाते हैं। और मेरे ख्याल से एक्टिंग का भी एक जो जिस किस्म की एक्टिंग हम सबको आजकल पसंद आती है, जिसको हम बहुत रियल मानते हैं, और बड़े बड़े एक्टरों के नाम लेते हैं, तो हम कहते हैं कि कितना वल्नरेबल हो जाता है वो स्क्रीन पे। वैसे ही लेखक, और फिर कुछ पस मंजर हैं जो दोहराए जाते हैं आपके लेखन में, और वहां एक ओवरलैप से एक शफाफ पर्दा बनता है, जिससे जिससे ट्रांसपेरेंट है, मैं देख पाता हूँ कि हाँ, इससे कुछ तो कनेक्शन है राइटर का। हम्म, चाहे वो अंतिमा का सलीम हो, और फिर पिता और पुत्र जो कहानी है उसमें फिरोज हो, तो है ना, हम्म। वो एक ओवरलैप है। या फिर आपकी जो फिल्म है हंसा और शक्कर के 5 दाने, दोनों में वो ट्रक के पीछे कुछ लिखता है, उससे कुछ हाँ फैसिनेशन हाँ, है। सही है। तो ये जो ओवरलैप्स हैं, ये वैसा ही है जैसा आप, मैं इसको उस तरह से समझता हूँ कि बचपन में हम एक वो बेस्ट फ्रेंड को अपने सीक्रेट बता देते थे, और फिर हम उस खुजली के दायरे में रहते थे कि अरे यार किसी को बता ना दे। ये हाँ, वल्नरेबिलिटी सही आपको बात। असहज करती है कभी? बिल्कुल बिल्कुल नहीं करती, क्योंकि मेरी राइटिंग, मेरा होना, मेरा बातचीत में ऑनेस्टी और नेकेडनेस है, जिसको मैं हमेशा मुझे ऐसा लगता है कि मैं खत कभी किसी के लिखे में ये पढ़ता हूँ कि अब मुझे नहीं पता क्या होगा, और मुझे वो नहीं पता क्या होगा का पढ़ा हुआ जब मुझे इतना छू जाता है कि इस लेखक को सच में नहीं पता क्या होगा, तो हम्म, मेरे लिए वो पढ़ने वाले और लेखक दोनों की समस्या हो जाती है कि हाँ यार क्या हुआ, और जब हम उसके बाद आगे चलते हैं तो हम दोनों साथ चलते हैं आगे। तो मुझे लगता है वनरेबिलिटी आपको, आप
को पढ़ने वाले को मेरे साथ खड़ा कर देती है। और इसलिए भी कई बार मैं लिखे में हमेशा बातचीत करता पाया जाता हूँ जो पढ़ रहा है इस वक्त उससे, क्योंकि मैं उसकी दुविधा उतनी समझता हूँ जितना मैं लिखते समय अपनी दुविधा समझता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि वो संवाद भी मेरे से करता रहे। वो तीसरा, इसलिए लेखन और लेखन की प्रक्रिया लिखना शायद मेरे लिए एंटरटेनिंग इसलिए था क्योंकि मैं चाहता था कि जो पढ़ रहा है उसको पता लगे कि हम दोनों एक ही जगह हैं दोस्त। तुम भले ही लिख नहीं रहे हो, लेकिन जो तुम पढ़ रहे हो और मैं लिख रहा हूँ, हम एक ही जैसे हैं। ना मुझे पता है ना तुम्हें पता है। अभी चलो देखते हैं अंधेरे में कहाँ जाते हैं। तो मुझे लगता है ये बड़ा मतलब मैं ओपन हूँ उस मामले में, मैं नेकेड हूँ उस मामले में, वनरेबल हूँ उस मामले में। ये बहुत सुंदर बात आपने कही, और आप लिखते भी हैं। मुझे पता नहीं आपकी खुद की ही हैंड राइटिंग होगी, कुछ दूर साथ चलते हैं और आपके साइन हाँ, होते ये हैं, मेरी हैंड राइटिंग है। और अब हाँ, मेरी हैंड राइटिंग है। खुद लिख के भेजते हैं सब किताबों के आगे। यार ये डिजिटल साइन है, क्योंकि अच्छा, मैंने ठीक एक बार है। ट्राई किया था। हम्म। मैंने एक बार ट्राई किया था कि साइन करूंगा जाके, तो मैं दिल्ली में था उस समय और मैं साइन कर रहा था। पसीने आ जाते हैं भाई वो साइन करने में, क्योंकि एक तो क्या होता है ना, आप जब कोई इंडिविजुअल कोई आदमी मिलता है और आपसे साइन लेता है तो आप एक तरीके का अपनापन महसूस करते हैं। बट अगर कोई बोल दे कि आपको 1000 साइन करने हैं या 1500 साइन करने हैं, तो वो किसी के लिए भी बहुत एंटरटेनिंग काम नहीं होता। बहुत तो मुश्किल। मैंने उनको बोला कि आप डिजिटल कर दीजिए, हम्म। क्योंकि वो मेरा ही लिखा है, मैंने ही साइन किया है, तो कम से कम एक तरीके से सबको वो एक साइन तो मिल जाता है। और फिर मैं, अच्छी बात है कि जहां जहां जिस जगह जाता हूँ, मेरा एक बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है जो लोग पढ़ते हैं। जैसा कि आपने जब अपना रिव्यू किया तो मैंने उसको शेयर किया और बताई थी कि इतना डिटेल्ड राइटिंग पे बातचीत सुनना ही बहुत अच्छा है। मतलब मैं पूरा नहीं सुन पाया क्योंकि मैं अपनी चीजें सुन नहीं पाता हूँ। तो लेकिन इतना डिटेल मेरे को अच्छा लगा कि वो एक पढ़ी गई है जिस शिद्दत से लिखी गई थी। तो तभी मैंने बात करी कि मेरे एक सॉफ्ट कॉर्नर है जो लोग पढ़ते हैं उसको लेकर हमेशा से। ये जो कुछ दूर साथ चलते हैं, ये मेरे लिए सिर्फ लिखे से और सिर्फ एक मतलब कि एक वो सजावट से ज्यादा मेरे लिए बहुत निजी बना देता है इस चीज को। और मतलब आपका शुक्रिया कि आपने ये किया। अब जब आपको हम पढ़ते हैं, कोई एक सॉलिटरी एक काम पढ़ ले आपका, या एक कविता पढ़ ले, कहानी पढ़ ले, तो उतना है मजा आता है, नाटक पढ़ ले और खत्म हो जाता है। लेकिन जब आपको दोहरा के बार बार पढ़ा जाए या ज्यादा चीजों को पढ़ा जाए, जैसा कि इस दिन की तैयारी में मैं इतने दिन से पढ़ रहा हूँ, तो होता क्या है कि आप उस दर्शन का हिस्सा बन जाते हैं जो आपका जीवन है। उस फलसफे की तलाश मैं आपके साथ करने लगा, जो जो आप खोज रहे हैं, या बल्कि मैं ये कहूँ कि आपका हर छोटा काम, हर तख्लीक मुझे ऐसे लगने लगी कि ये एक बड़े जीवन दर्शन के छोटे छोटे टुकड़े हैं, अलग अलग जगह पे जो डाल दिए गए हैं। तो आप जो ढूंढ रहे हैं, मैं भी आपके साथ चलते चलते वही ढूंढने लगा। लेकिन मैं और आप ढूंढ क्या रहे हैं? ये तो बड़ा अद्भुत सवाल है। मतलब मैं ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि क्या मैं उसे पाना चाहता हूँ। वो जो मैं ढूंढ इल्हाम, पूरी शिद्दत से रहा हूँ। वो जो हाँ, पर मैं पाना नहीं, हाँ, मैं पाना कुछ नहीं चाहता। क्योंकि ये मुझे बहुत समय बाद एक, मतलब बड़ा अजीब सा लगेगा, लेकिन वो क्या चीज है जो मुझे एंटरटेन करती है मेरे अपने छोटे से जीवन संसार में? मेरे लिए वो बड़ी महत्व रखती है। शायद ढूंढना एक ऐसी चीज है जो मुझे एंटरटेन करती है, और वो हमेशा रिप्लेस होता रहता है। जैसे आपने अगर पहली कहानी पढ़ी होगी घोड़ा, बिल्कुल। शायद वो पढ़ी, तो वो पहली कहानी का एक चित्र था मेरे पास कि एक औरत घर में काम करती है बस, और वो काम करती चली जाती है। और मेरे लिए घोड़ा मेरे हद के बाहर की कहानी है। मेरे लिखे तो क्या होता है ना कि अगर हम कोई भी किसी भी चीज को एक रंग दे दें कि अगर मैं ये ढूंढना चाहता हूँ, तो मुझे लगता है कि हम लोग उसको बहुत ही ज्यादा हम मैं पूरी जीवन एक ही कहानी लिख रहा हूँ, और मैं कतई वो नहीं चाहता। जैसे मैंने घोड़ा जब लिखा तो मुझे खुद लगा कि हाँ, यहाँ मैं अपनी परिधि के बाहर लांघा है मैंने एक कदम, और मैं कहीं और से कुछ देख के आया। इसलिए हम्म। मुझे लगता है कि अगर मैं रिलीजियसली बिलीव करता हूँ बुद्धिज्म को कंप्लीटली, या उसकी फिलोसफी, उसके फॉलोअर हूँ, तो उसका सारा का एक तरीके का, एक राइटिंग में एक तरीके का दर्शन एक ही तरीके का रहेगा।
तो इसलिए मुझे लगता है नास्तिक होना बड़ा सुंदर चीज है, क्योंकि आप हर चीज को कहानी की तरह लेते हैं। हर चीज की एक कहानी है, जिसका कोई भी पात्र किसी भी रिलीजन में कभी भी आ सकता है। तो राम इधर से उठ के बुद्ध से मिल सकते हैं, बुद्ध उधर से जाके मोहम्मद से मिल सकते हैं, मोहम्मद उधर से क्राइस्ट के बगल से घूमता हुआ चाय पी के कहीं आ सकता है। तो आप क्रिएट कर सकते हो, आप उनको उस हद पे नहीं पहुंचाते कि नहीं वो तो हद, कोई हद से बाहर नहीं है। हम सब अपनी हद में हैं, और सब कैरेक्टर्स है, एंड लेट्स हैव फन विद इट। और मैं वही चाहता हूँ, मैं वही करना चाहता हूँ। इसलिए मुझे लगता है कि कहानियां अद्भुत हैं। और जिस तरह साइंस अद्भुत है, जिस तरह से यूनिवर्स अद्भुत है, मैं इतनी किस्म किस्म की चीजें पढ़ रहा होता हूँ, तो मुझे और हर चीज का असर होता रहता है आपके लिखने पे। तो कभी अचानक मैं फिजिक्स डिस्कस करने लगता हूँ, क्योंकि उस समय वो पढ़ रहा होता हूँ। कभी हाँ, अचानक जाते जाते वो डेविड एटनबरा मेरे जीवन में चला आते हैं, जो कि मुझे अद्भुत ही लगते हैं बहुत। तो वो एटनबरा के बारे में बात करने लगता हूँ। तो मुझे लेकिन ये जीवन की जो यायावरी है, वो वो रिच करती है आपका, आपका कहा, आपका सुना, आपका देखा, आपका छुआ, सब चीज। आप वो राम की बात कर रहे थे और मुझे कबीर की बात याद आ गई कि माला जपूं ना कर जपूं और मुख से कहूं ना राम, राम हमारा हमें जपे तो मन पायो विश्राम। खैर, बहुत कबीर अद्भुत है भाई। बहुत अच्छा। इसमें सर अच्छा पहले मैं ये पूछ लूं कि ये जो तलाश है, ठीक है, आपने कहा कि आप वो पाना नहीं चाहते हैं, यानी कि मोह माया है सब कुछ, लेकिन मैं उस मोह माया के जाल में ही खुश हूँ। मुझे तो यही अद्भुत लग रहा है, मुझे तो अभी इसी में मजा आ रहा है। नहीं, लेकिन आपको वही मैं बोलूँ, जब मैंने पहली बार आपसे जब मैं पहला सवाल कहा था, ये हास्यास्पद हाँ, ये आशा है। आशा है। हाँ। तो ये हास्यास्पद जो बात है, ये मेरे को बहुत शिद्दत से लगती है। तो उसमें तलाश और मिलना, जैसे इल्हाम एक एथिस्ट प्ले, एथिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू है अबाउट फिलोसफी ऑफ लाइफ। बट उसमें जब लोग देखते हैं, वो अपना अलग ही नाटक लेके जाते हैं, वो एक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। ऑफ कोर्स दैट्स ओके, बिकॉज दैट्स नॉट माय प्ले, इट्स देयर प्ले। बट क्या होगा ना, सब अपने पर्सपेक्टिव से ही चीजें देख रहे होते हैं। तो आप चाहे कुछ भी कह लो, कुछ भी सुन लो, कुछ भी बात कर लो, कहीं से भी आप आ जाओ, अगर पर्सपेक्टिव, जहां से पॉइंट ऑफ व्यू से आप वर्ल्ड को देख रहे हो, वो अगर एक तरीके का है, तो आपको जीवन में हर चीज वैसी ही दिखेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कुल मिला के ये सारा जो है, ये हास्यास्पद ही है। उसमें अगर किसी चीज का मिल जाना भी बड़ा दुखद है, सुखद के अलावा। तो बहुत सुंदर बात है कि उसको आप ठेलते रहो, बदलते रहो, कि चलो अब इसको ढूंढते हैं, उसको ढूंढते मुझे तो आपकी बातों से सच कहूँ तो अपने अंदर के बहुत सारे गांठें खुल रही हैं। पर मैं आपसे पूछना ये चाहता था कि ये जो तलाश है, अ, इसका मज़ा अभाव जिसमें आप पहले शायद रहते थे, मेरा अज़म्पशन है, जैसा कि हैं। आपने कहा चौलों में रहते थे और अब पूर्ति में रहते हैं, एक किस्म की कंफर्टेबल लाइफ में रहते हैं। किसमें ज़्यादा मज़ा है इस तलाश का? आपको पता है, ये बहुत अद्भुत सवाल है। और ये इसका मतलब मैंने मैंने खुद से एक बार इसका जवाब खुद को देते हुए सुना। तो जैसा कि मेरा एक बार एक जगह, कहीं मैं लखनऊ में कहीं बातचीत कर रहा था, और मैंने काफी बुजुर्ग लोगों को डांट दिया था इस अच्छा। बात से कि आप लोगों के दिमाग में जो चित्र है एक लेखक का, एक थिएटर करने वाले का, वो हमेशा गरीब है। और इस हुँ, बात का दुख है मुझे, कि आप चाहते हैं कि एक लेखक पागल हो जाए, आप चाहते हैं कि एक लेखक सड़क पे पत्थर मारे लोग, आप चाहते हैं कि एक लेखक फटा हुआ कपड़ा पहन के आपसे पैसे मांगे, और आप कहें लेखक महान है ना। मेरे को ये बात कतई रास नहीं आती। सिमिलरली, जब मैं चौल में रहता था और एक समय का मेरा वक्फा था, जब मैं लिखा करता था, तब मुझे हमेशा लगता था कि ये दुख जो है और तकलीफ जो है और जो भूख है, इससे जो सृजन है, उसको बड़ी एक अच्छी जमीन मिलती है, हुँ, हुँ, हुँ। और आप एक आंस्ट और एक सारी चीजों को लेकर लिख सकते हैं। तो बीच में जब मैं एक डिप्रेशन का शिकार हुआ, तो 3 साल मैंने लाइफ लेखन किया नहीं, क्योंकि मुझे अपने पर्सनल प्रॉब्लम लेखन में आते मुझे अच्छे नहीं लगते। पर्सनल जद्दोजहद जो तुम, आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने सबसे ज्यादा लिखा है जब मैंने अपनी पर्सनल लाइफ को ठीक करने का सोचा। उसके बाद मैंने ज्यादा दुख, ज्यादा तकलीफ से लेके, ज्यादा पीड़ा से लेके हर चीज को लिखा है। लेकिन तब लिखा है जब अपने मैं अमीर और गरीब की बात नहीं कर रहा, मैं अपने पर्सनल लाइफ को ठीक करने की बात कर रहा हूँ। मैं ठीक रहता हूँ, मैं किसी के कर्जे में नहीं हूँ, मैं इस दुनिया में जहां ट्रेवल करना चाहता हूँ टिकट खरीदता हूँ, जाता हूँ, और 1 महीने रह सकता हूँ।
2 महीने रह सकता हूँ। ये आजादी जो मिली मुझे, बिकॉज मैं एक्टिंग करता था इसलिए, ये बड़ी आजादी मिली मुझे। और मैंने कहा मैं इस आजादी को वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, इस बात से कि मैं इस आजादी को मैं फैलना चाहता हूँ। मैं स्पेन गया, मैं यूरोप गया, मैं ऑस्ट्रिया गया, मैं हर जगह निकल गया टिकट खरीद के और रह के, जहां मैं जा सकता था, और मैं रहा। उसने मेरे लेखन पे इतना गहरा असर डाला है कि मेरे लेखन में हर चीज थोड़ी सी खुल गई। मैं हर चीज को आंख से नहीं देख रहा था, हर चीज को एक अमीर और गरीब की लड़ाई के बीच में नहीं देख रहा था। एक तो ये भी हमारी समस्या है कि हमको हमेशा लगता है अमीर विलेन है और गरीब फिलोसोफर है। कतई ऐसा नहीं। अ, हर आदमी ने अपनी श्रम से मेहनत करके कहीं कहीं पहुंचा, उसका वहां पहुंचना उसकी जिंदगी है, आपका यहाँ रहना आपकी जिंदगी है। लेकिन मुझे ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग लगी कि मैं, मेरा निजी जीवन का खुश रहना बहुत जरूरी है। मेरा अपना संतुष्ट रहना बड़ा जरूरी है। चाहे मैं इस वक्त चाल में रहूं, या मैं फ्लैट में रहूं, या एक बंगलो में चला जाऊं, या कार में घूमूं, या रिक्शा से, मेरे लिए मुक्त हंसी हंसना हमेशा हर जगह बहुत महत्वपूर्ण है। तो उसने मेरे लेखन को बहुत बदला है, और मैं बड़ा खुल के लेखन कर पा रहा हूँ, और बहुत मजा आ रहा है मुझे इसमें। तो वो जो एक मिथ था मेरा कि पीड़ा, दुख और गरीबी को मैं होल्ड ऑन पकड़ के रखा था उस समय तक मैंने, कि ये मेरा सृजन का माध्यम है, ये बिल्कुल बहुत बड़ा झूठ था जो मुझे दिया गया है। मतलब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे कि हमने वैन गॉग को एक स्टार बना दिया, हमने सबको, ऑफ कोर्स वैन गॉग ग्रेट है, लेकिन हमने उसकी गरीबी को स्टार बनाया, उसके बीमारी को स्टार बनाया, उसके नशे को स्टार बनाया, हमने उसको, हमने, ऑफ कोर्स ग्रेट है। बट आप देखिए कि किस तरीके से एक पेंटिंग को आप उसको मिलियन मिलियन डॉलर बढ़ाने के लिए आप कौन सी कहानी सर्व करते हैं। हाँ हाँ। वैन गॉग की कौन कौन सी कहानी आपको सर्व की जा रही है कि बेचारा था, कान कौन काटने कौन से वाली लेटर कहानी, आपको दिए सनक की। जाते हैं कान का। तो हमारे, हम जो एक समाज है, जब तक हम उसको, उसका तकलीफ और गरीबी को ग्लोरीफाई नहीं करेंगे, आप हजारों करोड़ों डॉलर में वो पेंटिंग नहीं खरीदेंगे। तो मुझे मुझे ये हास्यास्पद है। जैसे कि मैंने बोला, तो आपको समझना पड़ेगा कि आप शहीद मत हो किसी काम के लिए। क्योंकि मेरी जो ताई है, जो मेरे घर में आके काम करती है, और मैं यहाँ बैठ के लिखता हूँ, हम दोनों का श्रम बिल्कुल एक जैसा है। वो बहुत अच्छे से काम करती है, मैं बहुत अच्छे से लिखता हूँ। तो हम कोई ग्रेट काम नहीं कर रहे हैं, पहले तो ये बात दिमाग से निकाल देनी चाहिए। लिखना कोई ग्रेट काम है, वो वन ऑफ द काम। बिल्कुल। अब उसमें आपकी शिरकत कितनी शिद्दत से आप जाते हो, कितने खुश होकर घुसते हो, क्योंकि आपने चुना है, तो आप किसी से शिकायत नहीं कर सकते। और दूसरा, दुख में क्यों जीना भाई? मतलब दुनिया इतनी खूबसूरत है, लोग इतने, जैसे आज मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, इससे अच्छा, इससे ज्यादा खुशी का कोई मौका नहीं होता मेरे लिए। यार मैं एक इंडिविजुअल से बात कर रहा हूँ जिसने मेरा पढ़ा, और मैं उसके साथ चर्चा कर रहा हूँ एक एक एक, एक अलग अलग सवालों की, जो शायद मेरे भी सवाल। तो मैं अभी अगर खुश नहीं हूं, तो मैं कभी खुश नहीं। मतलब मैं ये नहीं बोल सकता यार इसके बदले अगर किसी और से बात करता तो कितना मजा आता। हम्म। नहीं, मैं तुमसे बात करके मुझे बहुत मजा आ रहा है, मुझे और कोई दिमाग में नहीं है इस वक्त। तो आई थिंक जीना ऐसे ही होना चाहिए। उदयन वाजपेयी ने भी कहीं कहा है कि ये हम पीड़ा ढूंढते रहते हैं कला को बनाने के लिए, लेकिन पीड़ा तो जीवन ही है। मतलब ये वही जिसको आप हास्यास्पद कह रहे हैं कि ये पूरा, ये जो, मतलब सार्त्र ने कहा है कि यू आर कंडेम्ड टू बी फ्री। यही सजा है। यही सजा है। तुम्हें चुनना मतलब पड़ेगा कि तुम मतलब करना क्या है, तुम्हें अब आ तो गए करना हो। क्या है तुम्हें। और मुझे कभी कल ही मैंने वो एक किताब का वो लिखा था, जब आई थिंक मैंने पोस्ट किया, उसमें लिखा है कि फ्रीडम इज नॉट फ्री। आई मीन इट टेक्स सो मच टू अंडरस्टैंड फ्रीडम एंड लिव फ्रीली। बिकॉज हमको आदत, हम क्या करें अपनी अपब्रिंग, हम क्या करें अपने ब्लड का, जो हमारे, जैसे हम अगर रेसिस्ट हैं, हम हैं रेसिस्ट, हम हैं हरामजादे अंदर से, हमारे ब्लड में है वो। हमने कुचला है लोगों को, हमने औरतों को ग्लोरीफाइड नौकरानियां बना के रखा है अपने घरों में, उनको हम माँ कहते हैं। और ये हमारे ब्लड में है कि हम जाएंगे, वो पानी लाएगी और हम उसकी दाल की तारीफ करेंगे, और वो जिंदगी भर पानी लाएगी और जिंदगी भर दाल बनाएगी। क्योंकि हम हमेशा बोलते हैं माँ के हाथ का खाना, एंड आई हेट दिस लाइन, माँ के हाथ का खाना नहीं है अच्छा। माँ बहुत ज्यादा कुछ कर सकती है। माँ सिर्फ तुमको सर्व करने के लिए नहीं पैदा हुई है। और हमने हमने बर्बाद, तो हमारी जो अपनी कंडीशनिंग है, उसका बड़ा, बहुत बड़ा खेल है यार हमारे उसमें। तो क्या होता है ना कि जब हम इवेंचुअली जिसको हम पाना चाहते हैं, जैसे हम बोला सर्च एक फ्रीडम की, अगर मिल गया तो हम करेंगे क्या, क्योंकि हमारा ब्लड तो कुछ और ही गहरा है ना। तो इसलिए इट्स नाइस दैट यू कीप सर्चिंग।
and you will get so much than the thing you are searching for basically. तो वो छोटी चीज आप है और जो आप सर्च इंसान कर का रहे ये बनाया हुआ जो जंजाल है, जो पूरा समाज का जंजाल है, मुझे उसके बारे में एक जो सबसे सुंदर बात इल्हाम में मिली, याद आ गई अचानक कि चिड़िया जब पैदा होती है तो क्या वो अपना घोंसला खरीदती है? क्या वो अपना हो। भगवान हाँ। चुनती है? वो कमाल है सर। आप डिप्रेशन की बात कर रहे थे। आई एम सॉरी मैं वापस उस पे जा रहा हूँ, लेकिन मेरा सवाल भी एक ऐसा था। हम्म, हालाँकि आपने जवाब दे दिया कि आप उस समय लिखते ही नहीं हैं। लेकिन मैं फिर भी आपसे सवाल कह देता हूँ, आप कुछ कहना चाहें तो, कि बीमारी का अनफिट होने का लेखक पे, आपके लेखक पे क्या असर रहता है? असल में ये देन ना नाटकों की है कि जब मैं एक तरीके के डिप्रेशन से गुजर रहा था तो मैं एक नाटक डायरेक्ट कर रहा था, मुझे अभी भी याद है। अच्छा। और मैं बार बार रिहर्सल में जाता था और मुझे हमेशा रिहर्सल स्पेस में जाना मुझे बहुत सुंदर लगता था। मतलब ये मेरा आज भी है कि मैं रिहर्सल स्पेस में एंटर करता हूँ, मुझे लगता है कि खराब है। हुँ, आ, पर वो एक पीरियड था जब मैं रिहर्सल स्पेस में जाता था और मुझे एक तरीके का भारीपन लगता था अपने शोल्डर पे, अपने सर पे, अपने हर जगह। मैं डायरेक्ट भी करता था तो मैं एक अजीब से गुस्से में, तो मैंने देखा मेरे अगल बगल लोग जो एक्चुअली काफी इंजॉय करते हैं जब मैं डायरेक्ट करता हूँ और एक्टर्स काफी मजा आता है उनको, वो उतना मजा नहीं आ रहा, वो डरे हुए हैं मुझसे। अम, और मुझे लगा कि ये कुछ ठीक नहीं हो रहा है, इसका स्वाद ठीक नहीं आ रहा है। और तो मैंने एक ब्रेक भी लिया उस नाटक से, ब्रेक भी लिया, और मैं जो भी लिख रहा हूँ उसमें एक तरीके एक अजीब तरीके का सा बनावटीपन है। तो मुझे ऐसा लगा कि वो आप जब नाटक डायरेक्ट करते हो तो आप अपना फिजिकल तरीके से अपना डिप्रेशन देख सकते हो जो आप डायरेक्ट कर रहे हो। तो आपको लगता है कितना ज्यादा खराब है कि आप खुद देख सकते हो जो, और बहुत छोटी चीज है वो। तो मुझे लगा मुझे अपने आप को पहले ठीक करना बहुत जरूरी है। मेरे को स्टेट को ठीक करना बहुत जरूरी है, रादर देन इसमें वो सारा कुछ लिख देना जिसका अंत में मैं आपके साथ बैठ के जवाब नहीं देता। तो तो मैंने कहा ये गलत होगा लिखना, तो वो एक ब्रेक हुआ, एक वो लिखा। और अच्छी बात रही कि आप आप रादर देन डिप्रेशन को के एक्सक्यूजेस लेके अपनी अपनी स्थिति को सही बता के अपनी चीजों को आप अपने लिखे में अपने जवाब ढूंढ रहे होते हो ना कि आप ऐसे क्यों हो। हाँ। तो मैंने सोचा इन सबको किनारे करके पहले देख लो कि ये ठीक है, ऐसे ही रहना है या कुछ और भी कर सकते हैं हम लोग। हुँ, हुँ। तो उस समय शायद ट्रैवलिंग ने मदद किया। उस समय मैंने किस्मत से बहुत ट्रैवल किया। दो जगह दो बार बाहर जाने का मौका मिला, अलग अलग लोगों से मिलने का मौका मिला, कुछ ऐसे काम किए जो मैं कभी नहीं कर सकता था, कुछ इधर उधर के लोगों की हेल्प काम की। तो अचानक धीरे धीरे समझ में आने लगा कि मैं निकल रहा हूँ किसी चीज से, निकल रहा। एंड देन आई स्टार्टेड राइटिंग अगेन। बट वो मुझे लगता है वो आप जब डिप्रेशन में होते हो सबसे ज्यादा आप डिनाई उसी बात को करते हो कि आप डिप्रेस हो। तो हाँ। वो समझने में बहुत टाइम लग जाता है कि कुछ कुछ भारी है, कुछ गलत है, मैं हर किसी बात को ठीक से नहीं ले पा रहा हूँ कुछ तो। सर ये जो कुछ भारी है, जो यहाँ कहीं महसूस होता है, और जो प्रेम है, जो हृदय के पास कहीं महसूस होता है, और जो वो नाभि के पास कुछ बार-बार आता है कहानियों में कि नाभि के पास, ये कहाँ से आया है सर? यार मुझे कई चीजों का एक्सप्रेशन पता नहीं कि इस स्थिति को कैसे एक्सप्रेस किया जाए। हुँ, और मुझे हमेशा लगता है कि मन जैसी कोई चीज होती नहीं है, दिल जैसी कोई चीज होती नहीं है, जैसे भगवान जैसी कोई चीज होती नहीं है। मुझे बस इतना पता है कि वो एक रोंगटे खड़े होने की एक जगह होती है जहां से रोंगटे खड़े होते जहाँ से रोंगटे खड़े होना हैं। शुरू और हाँ, वो जगह मुझे कभी मिली नहीं, लेकिन वही एक जगह होगी जहाँ जो नाभि के आसपास होगी शायद। तो वो क्या है ना, वो एक एक्सप्रेशन है जो मैं अपने पढ़ने वाले के साथ ढूंढ रहा हूँ कि तुमको पता है ना शरीर में एक जगह से रोंगटे चालू होंगे खड़े होना, वो कहाँ से एग्जैक्टली हमको पता नहीं, पता पर हमको पता है वो वहीं वहीं गई है और समस्या वहीं से शुरू हो रही है। लेकिन हमको एग्जैक्टली पता नहीं वो उस वो मूल कहाँ है उसका। हुँ, अ, तो वो शायद वो नॉट नोइंग इज द थिंग जिसमें नाभि, रोंगटे, भारीपन, और रीढ़ की हड्डी में एक तरीके का कुछ बहुत सुंदर है। ऐसा एक्सप्रेशन। ये जो भगवान जैसा कुछ होता नहीं है। अच्छा, तो यहाँ पर सार्वजनिक तौर पे ये आप कह देते हैं, हर जगह कह देते हैं। कल मेरी एक दोस्त भी मुझसे पूछ रही थी कि भगवान में क्यों नहीं मानते हो? तो मैंने कहा कि भई मैं जब अपने आस-पास देखता हूँ, तो मुझे भगवान की उपस्थिति तो दिखती नहीं है, अनुपस्थिति दिखती है, ज़्यादा दिखती है। आप आपसे कभी किसी ने कॉन्फ्रंट करके ऐसा पूछा है कि भई, या माँ जैसे खासकर आपकी अगर हों, वो पूछती हों कभी?
वो तो बट सी बीइंग एथिस्ट ऐसी 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 चीज है ना, जैसे कि मेरा घर बहुत रिलीजियस है, हम्म मेरी माँ रिलीजियस है, मेरी भाभी रिलीजियस है, मेरा भाई रिलीजियस हम्म है, बट द आइडिया इज कि लाइक द वे वो मेरे को रिस्पेक्ट करते हैं, हम्म एग्जैक्टली सेम वे मैं उनको रिस्पेक्ट करता हम्म हूँ। मैं उनका पूरा रिलीजियस चीजों का रिस्पेक्ट करता हूँ, बस मैं उनसे ये अपेक्षा करता हूँ वो मेरे एथिज्म का रिस्पेक्ट करें। तो जैसे अब मैंने एक कार खरीदी, तो जब मैं कार खरीदने गया तो वहाँ ऑफकोर्स नारियल लेके, पूजा लेके सब लोग खड़े थे, जो मकान मालिक थे, जो मतलब जो कार कार ओनर शोरूम में। तो मैंने उनको बोला ये मत करिए, माला हटा दीजिए, टीका का मत लगाइए, कि मैं मशीन खरीदा, इट्स अ साइंस, ये एक साइंस है जिसपे मैं बहुत पैसा लगा के एक मशीन ले रहा हूँ, बिकॉज आई बिलीव इन साइंस कि ये चलेगी। मैं इसको उस पे नहीं ले रहा हूँ कि पेट्रोल ना डलाऊं और नारियल फोड़ दूं ये चले, ऐसा नहीं हो सकता। हम्म ये चलेगी बिकॉज इसके पीछे बहुत पैसा लगा है मेरा और उन लोगों का साइंस लगा। तो मिठाई खाते हैं और मेरे को ले जाना देता। तो ये एक पर्सपेक्टिव है मेरा, जो मैं एक्चुअली करना चाहता हूँ कि ये, हाँ, मतलब हर चीज कोई बचा रहा है या कोई कुछ कर रहा है, नहीं, ह्यूमन लेबर है, इट्स लेबर का प्रोडक्ट है ये स्टनिंग मशीन, जो मैं खरीदना चाहता हूँ और जिसका मैंने बहुत मेहनत करके पैसे कमा के खरीद रहा हूँ। इसके बीच में और कोई आता नहीं, कि लक जैसी कोई चीज नहीं होती है। आई लव हार्ड वर्क, मुझे अच्छा लगता है कि मैं बहुत मेहनत करके कहीं पहुंचूं, मैं कई सालों बाद कहीं पहुंचूं, मुझे बिल्कुल जल्दी से एक दिन अचानक नहीं पहुंच जाना है, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। जैसे अगर किसी दिन लॉटरी का टिकट मेरा लग गया और कहीं का कुछ करोड़ मिल गए, मैं शायद वो टिकट फाड़ दूं, क्योंकि वो अजीब लगता है मुझे कि मतलब ये, मतलब मेरे कुछ किया का नहीं है, मतलब मैंने क्या किया है इसमें, मेरा कोई योगदान भी नहीं है, और ये मेरे को हार्म ही करेगा। ये अचानक आया पैसा जो मैंने कतई नहीं कमाया और जिसके लिए कोई श्रम, कोई माइंड कुछ नहीं लगा है, तो मुझे ये अचानक वाले पैसे कभी नहीं अच्छे लगते। अचानक वाला मिला कि लक से मिल गया यार, लक से हो गया यार, तो है नहीं, ना कभी हुआ है, ना मेरे को आशा है, ना इच्छा है। मैं चाहता हूँ कि मैं लेबर करूँ। तो अब ये अंतर है। मेरे घर में बोले कि अरे थोड़ा सा पूजा कर, लेकिन चूंकि अब वो भी समझते हैं, वो भी उतनी रिस्पेक्ट करते हैं मेरी चीजों की जितनी मैं अथा रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी चीजों की। तो इट्स अ को एग्जिस्टेंस, इट्स नॉट आई एम बेटर एंड यू आर, नो, हम्म इट्स अ को, इट्स फॉर मी इट्स अ स्टोरी, फॉर देम इट इज समथिंग एल्स, विच इज अंडरस्टैंडेबली बिकॉज इट वर्क्स फॉर देम। मेरे को ऐसा लगता है कि आपके लिए काम क्या करता है, हम्म अगर आपके लिए इस चश्मे पे बिलीव करना काम करता है और आपका पूरा दिन अच्छा जाता है, बिलीव इन दैट इस चश्मा, ये चश्मा चश्मा नहीं है, ये असल में एक व्यक्ति है, और करो उससे बात, आपके लिए वर्क कर रहा है ना, इट्स अ ग्रेट थिंग। क्योंकि कुछ भी राइट और कुछ भी रॉन्ग नहीं इस दुनिया में, वट एवर वर्क्स फॉर यू। तो द स्टोरी वर्क्स फॉर मी, द कैरेक्टर्स वर्क्स फॉर जैसा आपने वहां कहा था कि अच्छा और बुरा इंसान के अंदर से आता है, तो सही और गलत मी। इंसान के अंदर से नहीं आता है। बिल्कुल आता है। मतलब मेरे ख्याल से तो अब ये है कि जिस बात, जैसे कि क्राइम एंड पनिशमेंट अद्भुत एग्जाम्पल है इस बात का ना। दोस्तों अगर आप रस्कोल, हाँ, अगर आप रस्कोल निकोल को देखें तो पूरा दोस्तों क्राइम एंड पनिशमेंट इसी बात पे है कि व्हाट इज पनिशमेंट, व्हाट इज क्राइम। Get punished the way you know that you have done a crime. You start getting punished in your head, in your being. तो रस्कोलनिकोव से अच्छा उदाहरण नहीं है इस बात का, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। अगर तुम्हारे दिमाग में मुझसे बात करना एक क्राइम है, तो मेरे से बात खत्म करते ही तुमको इसका पनिशमेंट शुरू हो चुका है दिमाग में कि आई शुड हैव डन दैट। हम्म ये बट सब्जेक्टिव वो है। इंडिविजुअल पे है, हाँ नहीं सब्जेक्टिव है इन द सेंस कि अगर अगर किसी जैसे एक सीरियल किलर है, उसके लिए मर्डर करना बहुत आम बात, तो उसके चेहरे पे शिकन भी नहीं आती उस बारे में बात करके, बट वो अपने जगह पे करेक्ट, क्योंकि उसके लिए वो करता है। अब सामाजिक तरीके से वो पनिश किया जाएगा वो अलग बात, लेकिन मेरे ख्याल से वो इंडिविजुअल उसकी सैनिटी के लिए उसको वो गलत नहीं लगता मारना। इसी तरह से जो टॉप पावर पे जो पॉलिटिशियंस वगैरह होते हैं, उनका लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस उनको अलाउ करता है हजारों करोड़ों के घोटाले करना, इसीलिए वो कर नहीं बट पाते हैं। हाँ, बट मेरे हिसाब से मतलब मुझे फिर भी ये बड़ा अच्छा गेम लगता है कि देखो, जब तक आप पकड़े ना जाओ आप चोर नहीं। तो अब आपके हुनर के ऊपर है कि आप किस तरीके से चोरी करेंगे, आप पकड़े ना। बाकी तो सब साधु हैं इस दुनिया में। हाँ,
आप बहुत सज्जन हैं, क्योंकि आप इतनी बात कर रहे हैं अपने बारे में, अपने लेखन के बारे में बता रहे हैं। क्या कहा जाता है कि सैमुअल बेकेट से जब कोई पूछते थे कि ये गिविंग अप, ये जो वेटिंग फॉर गॉडो, आई एम सॉरी, का हाँ जितना भी इंटरप्रिटेशन कोई मांगता था कि क्या है असल में, है क्या, तो वो कहते थे मुझे नहीं पता। मैं नहीं बता सकता, खुद मैं देखो। मैं जैसे ही उस उम्र में आऊंगा, आपको यकीन दिलाता हूँ इससे भी खराब मेरे जवाब होंगे। मैं एक्चुअली इंटरव्यू बहुत कम करता हूँ। ये कम इंटरव्यू, क्योंकि मैं ये बात मैंने सिर्फ इंटरव्यू इसलिए किया क्योंकि मुझे बहुत कम लोग मिलते हैं जो लिखते हैं पढ़ते हैं उस तरीके से, तो मुझे लगा बात करने में मजा आया, वरना मोस्टली मैं अवॉइड ही करता हूँ इंटरव्यूज ऐसा। आपका क्या इंटरप्रिटेशन है वेटिंग फॉर गॉडो का? तो मेरे को लगता है कि यार उसको कैसे भी इंटरप्रेट किया जा सकता है, वो इतना अद्भुत प्ले है। मतलब एब्सर्ड राइटिंग का एक अद्भुत नमूना है, वही है कि जैसे आपने बोला था कि हमको वो नाटक चाहिए, वो नाटक चाहिए जिसको हम बतौर डायरेक्टर इंटरप्रेट कर सकते। मैं हम्म। उसको कहीं भी किसी भी तरीके से कर सकता हूँ और गोदो को कुछ भी बना सकता हम्म। हूँ और गोदो नहीं आएगा। ये कितनी अच्छी बात है। वो गॉड हो सकता तो है, मैंने वो, है ही नहीं हाँ कुछ इसलिए। भी हो सकता है वो, तो इसलिए मैं गिविंग अप ऑन गोदो मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मैं, हम्म। मेरे को लगता था कि मैं लिख सकता हूँ, तो वो लिखा, लेकिन अभी हुआ नहीं है। एक दिन होगा शायद, वो उसको रिराइट करना हम पढ़ पड़ेगा, कब देखते हैं। सकते हैं सर उसे? यार वो उसको रिराइट करना है, तो अब वो उसका नंबर आएगा जब मैं कुछ कुछ लिख रहा हूँ, अभी वो जब खत्म होगा तब एक दिन वो है लैपटॉप में पड़ा। ठीक है। ये जो कॉपी लेफ्ट का मामला है, मैं इस बारे में पढ़ रहा था थोड़ा कि ये कहाँ शुरू हुआ और कैसे, तो ये सॉफ्टवेयर की दुनिया में शायद पहले आया, मतलब। अच्छा, ये कहीं शुरू हुआ था पहले? Shit, मुझे हाँ। कुछ नहीं पता इसके बारे में। मैं आपसे हाँ पूछना चाहता हूँ, आपके लिए ये कब शुरू हुआ, कैसे आपने कॉपी लेफ्ट किया आपने? हाँ, क्योंकि वो बड़ा ऑर्गेनिकली शुरू हुआ कि मैंने आज तक अपने नाटक ऑडियंस से देखे नहीं। मैं हमेशा जीरो शो, जो मैं अकेला बैठ के देखता था शो होने के पहले, वो मेरा जी। आखिरी शो होता था। उसके बाद मैंने कभी देखा नहीं। और उसके बाद जब भी मैं बैक स्टेज में जाता था और मेरा नाटक चल रहा होता था, मैं सुनता था, तो मैं यही बोलता था कि अरे ये बड़ा अच्छा लिखा है। क्योंकि आप थोड़ी देर के बाद आप अ, मैं बहुत दूर चला जाता हूँ अपने पुराने लिखे, तो पास्ट मुझे बड़ा डेड सा लगता है इस मामले में, खासकर क्रिएशन के मामले में। हम्म। तो मैं हमेशा एक्साइटेड होता हूँ जो मैं लिख रहा हूँ, जो लिख चुका हूँ वो मेरे को लगता ही नहीं मेरा है। और उसको लिखने में भी उस वक्त बहुत सारी चीजों का हाथ था, उस समय के समाज का, उस समय के दोस्तों का, उस समय के पढ़े का, उस समय के राइटर्स का, उस समय के पेंटर्स का, उस समय के कंट्रीज का जहां मैं घूम रहा था या देश में जहां घूम रहा था। तो मुझे लगता है बहुत सारी जगह से आके ये लेखन आया है, तो उसमें मेरा है, ये मैं कहना अजीब लगता है मुझे कि ये मेरा है। हम्म। हम्म। सिर्फ मेरा नहीं है, बहुत सारी चीजों का। तो हुआ ये कि उस सब करने में मेरे को रियलाइज हुआ कि ये मेरा है नहीं, ये मैं कह नहीं सकता है मेरा लेखन। तो उससे अच्छा जब है ही नहीं मेरा, तो कौन कर रहा है, कब कर रहा है, और फिर बाप रे, कितने लोग मेल करते हैं, फिर वो सवाल पूछते हैं, इस सब में जवाब नहीं दे सकता। तो उससे अच्छा है कि मैंने लिख दिया है, आपको जैसा आपका। तो वो मेरा कॉपी लेफ्ट बेसिकली मेरे आलस से आया है ज्यादा। अ, और कम ह्यूमन इंटरेक्शन की वजह से, कि मेरे को नहीं चाहिए बहुत ह्यूमन हम्म। इंटरेक्शन। ये जो टोजी कोरिया आर्ट रेजिडेंस जहाँ आप गए थे, उसके बारे में कुछ बताइए, जो और भी लोग अगर करना चाहें, ऐसा हो सकता है, और भी लोग कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। संगम हाउस एक है यहाँ पे इंडिया में। संगम हाउस अर्शिया सत्तार शायद है बेंगलोर की, वो चलाती है। तो संगम हाउस एक राइटिंग रेजिडेंसी करता है, जिसमें उन्होंने मुझे, एक बार मैंने वो राइटिंग रेजिडेंसी की थी बेंगलोर पौंडीचेरी में कुछ हफ्ते की। फिर उसके एलुमनाई जो हैं वो तोजी रेसिडेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा। तो उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ, और मतलब अर्शिया ने कहा कि आप आप जाने वाले हैं। मैंने कहा मैं चला जाऊंगा। तो एक महीने में उस तोजी रेसिडेंसी कोरिया में रहा था। और बहुत ही अच्छी जगह है। कोरियन आर्टिस्ट आपके साथ रहते हैं, आप कोरियन खाना खाते हैं, आप कोरियन उसमें रहते हैं। मैं बहुत लिख नहीं पाया वहाँ। और अच्छा हुआ कि जब मैं वापस आया तब मैं लिख पाया उसके बारे में। लेकिन वहाँ मैंने सेकेंड हाईएस्ट पीक क्लाइंब की और खूब घुमा, और बहुत इंटरेस्टिंग दोस्तों से मिला, और एक कुछ कहानियां पर हैं उसमें। ब्लू रेनकोट उसी की कहानी है, उनकी कहानी। ये तो है भी ना कि ठीक उसे जीते हुए आप वही चीज कैसे लिख सकते हैं, मतलब वो वही तब मैं क्या असल होगा? में, एक तो ये भी था ना कि मुझे ऐसा लगा मैं बहुत यंग हूँ,
एक तरीके की रेसिडेंसी के लिए मेरे को ऐसा लगता था कि उस समय की मैं एक किसी ऐसी जगह, क्योंकि उस समय कोरियन रेसिडेंसी में उसी साल ऐसा हुआ था कि कोई भी फॉरेनर नहीं था। वहां सब कोरियन थे, और कोरियन थोड़ा सा लजाते हैं इंग्लिश बोलने में सबके सामने। ये मेरे को बाद में पता लगा इस बात। तो मेरे से कोई बात नहीं करता था सामूहिक तौर पे। तो मैं फिर इंडिविजुअल दोस्त बनाया तो थोड़ी बात करने लगे थे लोग। अम, तो मेरा वो एक महीने का एकदम चुप्पी में रहा, जबकि मैं अलग अलग आर्टिस्ट को जानना चाहता था और उनके काम को देखना चाहता था। तो अच्छा था कि कुछ पेंटर्स थे जिनका काम आप विजुअली देख सकते हो, कि पोएट्स बहुत थे वहाँ, पोएट्स बड़े सेलिब्रेट होते हैं कोरिया में। तो लेकिन अब आप उनकी पोइट्री कैसे समझ सकते हो, क्योंकि वो कोरियन से ट्रांसलेट होकर तो बड़ी अजीब सी साउंड करती है इंग्लिश में। अम, बड़ा ऐसा था कि आप समझना। तो फिर उसमें एक लाल पेंसिल एक नॉवेल था, जो एक वहाँ रहती हैं सुहे, उन्होंने लिखा था। उनसे दोस्ती हुई तो उन्होंने एक्सप्लेन किया वो नॉवेल बोल के कि क्या है उस नॉवेल में। उसका एक चीज मुझे बहुत पसंद आई, तो मैंने उनसे परमिशन ली। तो एक परमिशन लेटर पे मैंने साइन किया कि मैं इस एक बात पे एक नाटक नाटक कर लिखना चाहता हूँ, शायद कभी लिखूंगा। तो वो हुआ कि उनके उसमें पात्र लड़का था मैं मुख्य, लेकिन चूंकि वो मुझे कहानी सुनाई थी तो मैंने कहा मेरे लिए लड़की पात्र होगी, क्योंकि आप सुना रही हैं कहानी। और सकते। वहां से वो पूरी कहानी बदल गई, और उसमें गांधी जी आ गए, उसमें ये आ गया, उसमें काफी और फिर वो दोस्तियां जो हैं वो जिंदगी भर के लिए रहती हैं। जैसे आप बहुत दूर, कितना दूर होता है, मैं आप जंघे से वहां जाके मिले फिर से। और हाँ, वो अब सिर्फ जंघे से ही मिला, क्योंकि जंघे समहाउ किसी तरह सोशल मीडिया पे मेरे से टच में रही। और मैंने उनसे एक बार प्रॉमिस किया था, जैसे मैंने बेनुआ से प्रॉमिस किया था कि मैं पेरिस आऊंगा, ऐसे मैंने जंघे से प्रॉमिस किया था मैं स्विट्जरलैंड आऊंगा। और ऐसा लग रहा कि मेरा जो यात्रा का जो घुमाव था वो बाजेल से होके गुजर रहा था। तो हाँ, मैंने कहा बाजेल में रहना बहुत जरूरी है इनके साथ। और बहुत मजा आया, और 8 साल बाद इनसे मिलके, बेनुआ से मिलके, जो कि कहाँ है भी इसमें। जी। अच्छा सर, आखिरी एक आध बात रह गई है। हाँ um, हाँ। एक वो पंक्ति याद आ रही है कि वो नकल नवीस कहानी में है कि उसका और मेरा जो प्रेम है वो हम दोनों के बीच किसी तीसरे व्यक्ति की तरह रहता था। और मैं उससे कहा करता था कि ये प्रेम हमें कभी अकेला नहीं रहने देता। और अंतिमा में, एट द रिस्क ऑफ स्पॉइलिंग इट फॉर सम पीपल, आप समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ कि हाँ हाँ। 3 लोगों में भी एक प्रेम की इक्वेशन हो सकती है। कैसी हो सकती है? वो ओपननेस जो मेरे लिए और बहुत सारे लोगों के लिए बहुत नया है, उसे समझना कि ये अ, ऐसा भी हो सकता है, या ऐसी भी एक इक्वेशन हो सकती है। और उसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहा या नहीं भी रहा, किसी जगह पे बहुत सरल तरीके से वो हो गया। और कुछ विदेशी सीरीज वगैरह हम देखते हैं, उनमें ऐसा मिल जाता है कुछ कुछ कहीं कहीं। तो क्या क्या आपको इसके लिए कोई फ्यूचर में इस तरह की ओपननेस, इस तरह की आजादी दिखती है जहां पे लोग बिल्कुल मुझे मुझे एक्सक्लूसिव या ऐसा बाइनरी में मुझे हो? बट मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी तरीके, जैसे मैंने चोहल नाटक ही इस बारे में है असल में। हम्म। चोहल नाटक में एक बात है कि मैं ताजमहल, जो एक लड़की बोलती है आरती कि मैं ताजमहल जाना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ, उसे छूना भी चाहती हूँ, और उसे घर नहीं लाना चाहती। हाँ, अम, और वो असल में एक डिबेट करते हैं एक तरीके के बंधन को, कि जिससे हम प्यार करते हैं हम उसको खरीद क्यों लेते हैं, हम्म, या जो हमको अच्छा लगता है वो हमारा ही क्यों रह जाए पूरी तरह, और हमारा भी रह सकता है। बट हम लोग सब अकेले हैं ना। मेरा अपना इंडिविजुअल लाइफ है। जैसे कि मैं अगर माँ के बारे में बात करता हूँ तो मैं कहता हूँ माँ, मेरी माँ होने के बाद कितनी सारी है वो किसी के लिए माया है, किसी के लिए माया आंटी है, किसी के लिए माया दीदी है, किसी के लिए माया मौसी है, किसी के लिए, वो उनका एक पूरा वर्ल्ड है, एक पूरा वेब है, एक संरचना है, वो सबकी है। तो अगर मैं उनको बोलूँ कि सिर्फ मेरी माँ बन के रहो, तो मैं कितनी सारी माया का खून कर रहा हूँ। हम्म, तो अब उसमें एक सिर्फ ये बात आता है कि हम मोरालिटी के तरीके से उसमें अगर हम घुसेंगे तो, या एक तरीके से सामाजिक संरचना के हिसाब से घुसेंगे तो आपको लगता है कि, बट मेरे हिसाब से, जैसा कि मैं पहले ही बोलता हूँ, आपके जैसे, मैं तो सिंगल आदमी हूँ, तो मेरे लिए इस बात पे कमेंट करना बड़ा अजीब होगा, लेकिन चूंकि मैं कैरेक्टर क्रिएट करता हूँ तो मैं
उसकी कॉम्प्लेक्सिटी से गुजर सकता हूँ, मैं एक तरीके की बोरियत से गुजर सकता हूँ, मैं एक तरीके के दो लोगों के साथ रहने की एक बोरियत है जिससे सारे प्रपंच निकलते हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है एक जो लोग कई साल एक दूसरे के साथ रह जाते हैं, और बहुत इंटरेस्टिंग है जो 6 महीने ही रह पाते हैं एक दूसरे के साथ, क्योंकि हर आदमी एक अपनी कहानी से गुजर रहा होता है, और उस कहानी में उसको, जैसे आपकी कहानी आप लिखता है, आप उसके मुख्य पात्र हैं। अब आपकी लिखी कहानी आपके मुख्य पात्र को लेके आप ही के लिए बोरिंग है, तो आई थिंक आपको चेंज करना पड़ेगा कहानी ना, क्योंकि आप क्यों अपने लिए बोरिंग कहानी लिख रहे हो? आप अपनी कहानी तो कम से कम अपने जीए में तो अच्छी लिख सकते हो कि आप एंटरटेन। तो क्योंकि जीना आपको है और किसी को पढ़ना नहीं है, और किसी को इंटरेस्ट भी नहीं है आपके आपकी अपनी लिखी कहानी को पढ़ने में। तो बेसिकली अगर इंटरेस्ट ही आपको है, आप ही मुख्य पात्र हैं और आप ही लिख रहे हैं, तो उसमें किसी और का कोई हिस्सेदारी है नहीं, मेरी भी नहीं है, आपकी भी नहीं है, किसी मराठी की नहीं है, समाज की भी नहीं है। तो आप लिखो अपनी कहानी जैसी आप लिखना चाहते हो। तो अगर मैं इस टेबल पे अकेले बैठ के इस समय चाय पीना चाहता हूँ, ना कि अपने दोस्तों के साथ बाहर बैठ के या किसी जगह, या फिर शादी करके या किसी गर्लफ्रेंड के साथ बैठ के या किसी कुछ भी, अगर मेरे को ये एंटरटेन लगता है मैं चाय पीऊंगा बैठ के। तो बस मेरा कहना है कि इट्स इट्स हम लोग सब एक वेब में एक साथ हैं, कनेक्टेड हैं, बट एट द सेम टाइम वी आर ऑल अलोन, और ऑन यू आर राइटिंग आवर ओन स्टोरीज। सो अगर आप उस एक सामाजिक संरचना में सकम करके घुस के आपको एंटरटेनमेंट लगता है तो प्लीज डू दैट, दैट्स योर लाइफ। एक मेरी बड़ी जिज्ञासा हो रही है, आपके यहाँ जो खिड़की है उससे क्या दिख रहा है सर? इस समय खिड़की से ये दिखता है। अरे वाह। अच्छा। आपकी पेड़ है बालकनी। और चिड़िया कौवे ऐसा कुछ है। ये जो नई नई चिड़िया आके बैठती हैं वो यहाँ आके बैठती हैं। यहाँ आके बैठती हैं क्योंकि ये पेड़ बढ़ के ऑलमोस्ट बालकनी में चला आया है, तो वो पेड़ पे कमरा जो है विनोद जी का कहानी, वो इसको बिल्कुल सत्य कर दे रहा है। पहले बहुत छोटा था पेड़, अब ऑलमोस्ट बालकनी में आ गया। आखिर में सर, आप अपने पाठकों को अगर किसी सवाल के साथ छोड़ना चाहें, कुछ भी उनको देना चाहें जिसके साथ वो जी सके, उसके रस को पी सके, वो सवाल आप पूछ सकते हैं। नहीं है तो कोई बात नहीं। अब मेरे तो कोई सवाल नहीं है मेरा, खूब पढ़ो खूब घूमो, और सवालों को पूछो मत, सवालों को अपने साथ रखो। बिना पूछे गए सवाल के जवाब कई सालों बाद मिलते हैं, लेकिन बड़े अच्छे मिलते हैं। तो हर सवाल को पूछ लेना जरूरी नहीं। हमको गूगल ने बहुत वो है बुरी आदत पंगु डाल। बना दिया है। हाँ। हाँ, क्योंकि हम पास जो आता है हम पूछ लेते हैं। हम अगर नहीं पूछे जो सवाल रह जाते हैं, उसके उत्तर बड़े सुंदर होते हैं, सालों बाद मिलते हैं लेकिन सुंदर होते हैं। ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो बहुत मच। अच्छा लगा बात करके, और नमस्कार है, खूब पढ़े। एक नई किताब भी बस आने वाली है शायद, पहली कविताओं की किताब। अरे वाह। उस पे काम चल रहा है, तो आई होप जल्दी आ जाएगी। क्या नाम होगा उसका अगर अभी तक फैसला हो गया है? कर्ता ने कर्म से। वाह। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपको इस किताब के लिए, आपके जीवन के लिए। आप जो भी काम करते हैं हमें बहुत अच्छा लगता है, और कई बार तो विश्वास नहीं होता कि एक आदमी इतना काम, सब काम अच्छा कैसे कर सकता है, लेकिन उम्मीद है ये बना रहे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, नमस्कार।